नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान में पिंक के अपवर्तन चक्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने डेविस के बारे में जानने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं पिंक ने जो डेविस ने बातें कही, उसमें जो कमियां निकाली वो पिंक ने निकाली, और किस प्रकार से उन्होंने बताया था कि किसी भी चीज़ का पहले उत्थान हो जाता है, फिर उसके बाद उसका पतन होता है। लेकिन हम पिंक के मॉडल में देखेंगे कि पिंक का कहना है कि अपवर्तन और उत्थान जो है वो साथ साथ चलता है। ये बातें कहीं ना कहीं सच भी है। आइए फिर देखते हैं पिंक का प्राकृतिक मॉडल एवं सिद्धांत। इसके उद्देश्य क्या है? सिद्धांत का उद्देश्य पिंक के प्राकृतिक तंत्र तथा स्थल रूपों के अध्ययन की योजना का मुख्य उद्देश्य बहिर्जात प्रक्रमों तथा प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचरण का विकास एवं कारणों की संकल्पना करना था। इस प्रक्रिया को पिंक ने आकृति विश्लेषण की संज्ञा प्रदान की। यानी बहिर्जात प्रक्रम में जो बाहर से लगने वाले बल होते हैं, अनेक प्रकार से नदियों द्वारा और वायु द्वारा अनेक प्रकार से अपवर्तन होता है, उस पर इन्होंने बताया उसे। और इस विज्ञान को यानी कि इस प्रकार के धरातलीय संरक्षण को उन्होंने आकृति विश्लेषण की संज्ञा प्रदान की। इनकी मान्यताएं देखें तो आइए, इन्होंने क्या कहा है कि भूतल यानी पृथ्वी से इसका संपर्क है। भूतल यानी पृथ्वी को कहते हैं कि भूतल के किसी क्षेत्र की आकृति की विशेषताएं धरातलीय संचयन एवं अनाच्छादात्मक प्रक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा के प्रतिफल होती है। इस प्रकार पिंक ने डेविस के समय निर्भर सिद्धांत के विपरीत समय रहित, इन्होंने डेविस के जो उन्होंने दिया था कि समय निर्भर सिद्धांत के विपरीत उन्होंने कार्य किया। इन्होंने कहा कि समय रहित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? पिंक ने किया था। पिंक के ढाल विकास मॉडल के संदर्भ में तंत्र की मान्यताएं इस प्रकार हैं। अनेक प्रकार की इन्होंने मान्यताएं दी, इसे आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला है, मुख्य मान्यता यह है कि पहाड़ियाँ ढाल के सबसे निचले खंड की प्रवणता इतनी होती है कि इस भाग पर अनाच्छादन नदी द्वारा निम्नवर्ती अपवर्तन के बराबर होता है। क्योंकि ढाल जो है वो अधिक होने के कारण नदियाँ बहुत ही तेज़ी से क्या करती हैं कि आकर गिरती हैं, जिसके साथ वो अपने साथ लाए गए जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हें क्या करती है, वो जैसे नदियों के साथ वेग से गिरते हैं तो वो टूट जाते हैं। समस्त भाग का समान दर पर अपक्षय होता है। जैसे ही अपक्षय द्वारा ढाल प्रवणता के मुताबिक वनाच्छादित गतिशीलता उत्पन्न होती है। यानी कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरता है तो जल्दी उसके क्या होते हैं कि टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि नीचे भी पत्थर रहता है, वो टकराता है और अपक्षित हो जाता है। अनाच्छादन प्रारंभ हो जाता है तथा ये अपक्षय के पूर्णता होता है। नदी अपवर्तन की तीव्रता के द्वारा ढाल की प्रवणता निर्धारित होती है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नदियाँ अपवर्तन करती हैं उसी प्रकार से ढाल का जो है वो निर्धारण होता है। क्योंकि नदियाँ क्या करती हैं, पर्वतों को अपवर्तन के द्वारा काटती रहती हैं, तो ढालों का वो निर्माण करती रहती हैं। अब आइए आगे, इनका कहना था कि पिंक के अपवर्तन चक्र का ग्राफ द्वारा प्रदर्शन हम देखेंगे। पहले आइए पढ़ लेते हैं। पिंक विश्व के सबसे अधिक गलत समझे गए जो पिंक थे, ये विश्व के सबसे गलत भूगोलविद्ता जो थे वो समझे गए। भू आकृति भूगोलविद्ता है, क्योंकि दुरूह एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसे दुरूह का अर्थ है यानी कि बहुत ही कठिन या जटिल भी कह सकते हैं। में इनके विचारों के प्रकाशन के कारण पिंक के प्राकृतिक विचारों को सही ढंग से नहीं समझा जा सका। अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका है कि पिंक ने अपने प्राकृतिक सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग किया है या नहीं। यानी कि जो इन्होंने भूआकृति विज्ञान में अपना जो मॉडल दिया उसमें जो शब्द दिया है वो बहुत ही कठिन है, तो अब तक यह उसे पढ़ा तो गया है लेकिन अभी समझा नहीं गया है, और कहीं भी समय चक्र का जो है वो जिक्र नहीं हुआ, जिससे अनेक भूगोलवेत्ता
संशय में रहते हैं कि इन्होंने चक्र शब्द का प्रयोग किया है या कि नहीं किया है। प्लैंक ने अपने सिद्धांत में संभवतः डेविस के चक्रीय संकल्पना को नज़रअंदाज करने के लिए जानबूझकर उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए प्लैंक ने प्राइमरम्प शब्द का इन्होंने उच्चारण का प्रयोग किया है। किसने? प्लैंक ने किया है। यह स्थलखंड आकृति विहीन समतल प्राय धरातलीय भाग का प्रदर्शन करते हैं। प्लैंक के अनुसार स्थल रूप संरचना तथा प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर, जैसा कि डेविस ने कहा था अपनी संकल्पनाओं में, डेविस ने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि कोई भी जो स्थलखंड है वो संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था के प्रतिफल पर आधारित होता है। लेकिन प्लैंक ने कहा कि ऐसा न होकर उत्थान की दर अपवर्तन और विस्थापन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है। यह प्लैंक का कहना था। असल रूपों का विकास प्राइमरम्प के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। प्राइमरम्प का उत्थान विभिन्न दरों से संपादित होता है। इस दाब स्थल रूपों का विकास निम्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी कि कोई भी किसी का विभाग का उत्थान हो रहा है तो उसका अपवर्तन और उत्थान जो है वो साथ ही साथ चलता है, ना कि पूरा अपवर्तन हो जाए फिर उसके बाद वो इंतज़ार करे कि उसका अपक्षय हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हिमालय पर्वत है जो उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, अब 8,850 मीटर हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं भूस्खलन के कारण वो घट भी तो रहा है। तो यह प्लैंक का कहना था। अब आइए देखते हैं इन्होंने अबस्ती जिंडे एटी विक्लुम शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है, ये अबस्ती जिंडे एटी विक्लुम का जो इन्होंने प्रयोग किया ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसमें आइए देखते हैं, इसका कहना है कि तीव्र गति, किसी भी चीज़ में क्या हो कि तीव्र गति से विकास की अवस्था को इन्होंने कहा अबस्ती जिंडे एटी विक्लुम। इसका तात्पर्य होता है कि स्थल रूपों का तीव्र गति से विकास की अवस्था प्रारंभ होती है तथा स्थल खंडों में मंद गति से उत्थान होता है, परंतु कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है, यानी बढ़ने की अवस्था अधिक हो जाती है। उत्थान के फलस्वरूप जल मार्ग, ढाल प्रवाह, वेग एवं गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियाँ तीव्र गति से घाटी गर्तन द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती हैं। यानी कि जब नदियाँ बहुत ही तेजी से गिरती हैं तो जमीन पर गड्ढा कर देती हैं, गहरा कर देती है, परंतु घाटी की गहराई की तुलना में अधिक उत्थान होता है। इस तरह लगातार निम्नवर्तीय अपवर्तन द्वारा घाटी जो होती है सकरी हो जाती है। सकरी का मतलब बहुत ही गहरी नहीं होती है, नीचे गहरी और वी आकार की दिखाई देती है। गहरी वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, जिसे अबस्ती जिंडे एटी विक्लुम का अर्थ होता है बढ़ती दर से विकास, जो प्लैंक ने तरुणावस्था में, डेविस ने क्या किया था कि तरुणावस्था के स्थान पर, जो प्लैंक है तरुणावस्था के स्थान पर युवा अवस्था में प्रयोग किया था कि बढ़ते दर से विकास का। अब आइए अगला है इनका, जैसे डेविस ने किया था कि पहले है प्रौढ़ावस्था, फिर है जीर्णावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। तो इन्होंने सबसे पहले एटी विक्लुम का प्रयोग किया प्रौढ़ावस्था में, जो उन्होंने किया था, ये जर्मन भाषा का शब्द है। फिर अब इन्होंने क्या है कि अब आइए देखते हैं अवस्थी ग्लीक फॉर्मिंग एटी विक्लुम। उत्थान की दर एवं निम्नीकरण की दर के आधार पर इस अवस्था को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रावस्था आ। इस प्रावस्था में बढ़ती दर से उत्थान होता है। जल विभाजकों के शिखर तल तथा घाटियों के तल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, परंतु इस वृद्धि की दर अबस्ती जिंडे एटी विक्लुम की प्रावस्था के दौरान वृद्धि दर से कम होती है।
जिस तरीके से यानी कि बाल्यावस्था में विकास हो रहा था उस तरीके से इस अवस्था में नहीं हो रहा है। किस अवस्था में? ग्लिक फॉर्मिंग एटिपिकुलम के प्रावस्था में, जिसे इन्होंने ए नाम से इंडिकेट किया है, आ से। अब जाइए देखते हैं प्रावस्था। स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है, शिखर तल की। अब आइए देखते हैं प्रावस्था में स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है, शिखर तल की ऊंचाई या निक्षेप उच्चावच कम होने लगता है। यानी कि प्रावस्था में आते आते जो अपर्दन की ऊंचाई, जो पर्वतों की ऊंचाई है वो भी घटने लगती है, नदियों द्वारा बराबर अपर्दन किया जाता है। तो यही कह रहा है कि उच्चावच कम होने लगता है क्योंकि उत्थान का अभाव है, क्योंकि उत्थान उस तरीके से नहीं हो रहा है, परंतु शिखर तल का निम्नीकरण जारी रहता है क्योंकि शिखर तल की ऊंचाई में अपर्दन द्वारा अवनयन की दर निम्नवर्ती अपर्दन द्वारा घाटियों को क्या कहती है? घाटियों को गहरा बना देती है। घाटियां गहरा होने की दर के बराबर होती हैं। अब है प्रावस्था बा। इस प्रावस्था में निक्षेप उच्चावच में ना तो वृद्धि होती है और ना ही ह्रास होगा, अर्थात वह स्थिर रहती है क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण एवं उत्थान की दरें बराबर होती हैं। जिस तरीके से हमने उसमें पढ़ा था, उन्होंने 3 ही वर्गों में बांटा था, एक प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, वृद्धावस्था। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अपने ग्लिक फॉर्मिंग एटिपिकुलम को इन्होंने 3 वर्गों में जब विभाजित किया तो बताया कि पहले तो वृद्धि होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, जब अंत आ जाता है तो ना तो उत्थान ही होता है ना ही उसका पतन होता है। अब आइए देखते हैं इनका है अवस्थी जिंडे एटिपिकुलम का अर्थ है घटते दर से विकार। जिस तरीके से डेविस के चक्र में हमने पढ़ा था कि जब नदियाँ वृद्धावस्था में आ जाती हैं तो वलय उनका जो वेग होता है वो बहुत ही धीमा हो जाता है। तो इसी को इन्होंने जर्मन भाषा में प्रयोग किया है, अवस्थी जिंडे एटिपिकुलम, जिसका अर्थ है घटते दर से विकास। इस शब्दावली का प्रयोग पेंक ने जीर्णावस्था के स्थान पर किया। इस अवस्था में पार्श्विक अपर्दन लंबवत या निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में बहुत अधिक होता है, अतः घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय हो जाती है। पहले हमने देखा था कि बाल्यावस्था में देखें तो फिर प्रौढ़ावस्था की बात करें तो नदियाँ सक्रिय होती थी क्योंकि ऊपर से गिरती थी और नीचे गार्ज का या बी आकार की घाटी का निर्माण करती थी। लेकिन यहाँ पर घाटियाँ थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, जिसे हम यू आकार की घाटी भी कह सकते हैं। इस प्रावस्था के अंतिम चरण में वाश जुंग जैंग यानी मीनांडरी प्रक्रिया का निर्माण करती हैं, जिसे वाश जुंग जैंग वाश ढाल में इतना ह्रास से हो जाता है कि वे तीव्र ढाल वाले नुकीली शंक्वाकार पहाड़ी में बदल जाते हैं। इन्हें इनसेल वर्ग कहते हैं। जैसा कि अगर हम डेविस की बात करें, डेविस ने क्या किया था कि जो तीव्र शंक्वाकार पहाड़ियाँ बन गई थी उससे उन्होंने मोनाडना कहा था, वही को इन्होंने क्या कहा, उन्होंने इनसेल वर्ग कहा। किसने? पेंक ने उसके लिए मिनांडर के लिए मोनाडना शब्द का प्रयोग डेविस ने किया था, लेकिन इंसेल वर्ग का प्रयोग किसने किया है? तो हमारे पेंक महोदय ने किया है। अतः इंसेल वर्ग भी समाप्त हो जाते हैं तथा समस्त स्थलखंड पर अवतल ढाल वाले वाश ढाल का विकास हो जाता है और अवस्थी जिंडे एटिपिकुलम के अंत में उत्पन्न इस तरह के विस्तृत सतह को इंड्रम कहते हैं। जिसे डेविस महोदय ने पेनी प्लेन कहा, समप्राय मैदान कहा, उसे इन्होंने इंड्रम कहा। किसने कहा? पेंक ने। जिसे डेविस के विस्तृत सतह को इंड्रम कहते हैं, जिसे डेविस के पेनी प्लेन के समकक्ष समझा जाता है। यानी जो इनका इंड्रम है वो डेविस के पेनी प्लेन के समकक्ष है और जो इनका इंसेल वर्ग है वो डेविस के मोनाडना के समकक्ष है। इन्होंने देखिए ये जो ऊंचाई लिए यानी कि समय लिया है, इसे इन्होंने प्राइरम्प कहा है, प्राइमरम्प कहा है, यानी कि उत्थान की दर है ये। फिर इसके बाद यानी इनका कहना था कि उत्थान तो जिस तरीके से इसका उत्थान हो रहा है उसी प्रकार से यहाँ से जैसे उत्थान हो रहा है तो अपर्दन ही, दोनों उत्थान और अपर्दन दोनों साथ साथ चलते हैं। फिर क्या हुआ कि इन्होंने
तीन भागों में इन्होंने बांटा अवस्थी जिंडे एटिबिकुलम को, जिस तरीके से ने अब क्लिक फॉर्मिंग एटिबिकुलम को इन्होंने प्रावस्था आ दिया, फिर प्रावस्था सा दिया और प्रावस्था बा दिया। तो यहाँ पर देखिए अवस्था, बावस्था और शावस्था से दिखाया गया है। फिर इसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि वास, जब ये वास ढाल है और कुछ पहाड़ियाँ मीनांडरी का, यानी कि जब नदियाँ होती हैं कि अपने अंतिम अवस्था में आ जाती हैं तो बल खाती हुई वो चलती हैं, तो उसे डेविस महोदय ने मीनांडर कहा। यानी जब मध्य अवस्था में आ जाती है तो मीनांडर का निवारण करती हैं, तो उसी को इन्होंने वासजुंग जैन कहा। किसने कहा? पेंक ने कहा। इसके बाद जो इस तरीके से पहाड़ियाँ उठी रहती हैं उसे इन्होंने इंसलवर्ग कहा, जिसे डेविस महोदय ने मोनाडाना कहा था। यानी कि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें जल्दी आसानी से याद हो जाता है। फिर इसके बाद जो बचे हुआ भाग था उसे उन्होंने संप्राय मैदान कहा, या तो पेनीप्लेन कहा डेविस महोदय ने, जिसे पेंक महोदय ने इंड्रम कहा। इस तरीके से हम पेंक के मॉडल सिद्धांत में देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से डेविस महोदय के मॉडल सिद्धांत में जो कमियां थी उसका उल्लेख किया, और कहीं ना कहीं उन्होंने नाम को परिवर्तन किया। अगर हम बात करें तो इन्होंने अधिक जर्मन भाषा का प्रयोग किया है, जिसे ध्रुव शब्द के नाम से जाना जाता है, यानी कि बहुत ही कठिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। और इस तरीके से ये रहा पेंक का अपर्दन चक्र सिद्धांत। इसके बारे में आज हमने पढ़ा और जाना कि इंड्रम क्या होता है, इंसलवर्ग क्या होता है, और इस जुग जैंग क्या होता है। तो इस तरीके से हमने इनके प्रमुख जो ध्रुव भाषाएं थी उसको भी जानने का प्रयास किया कि उसके क्रम में किसे क्या कहा जाता है। जैसे कि अवस्थी जिंडे एटिबिकुलम है, इसका है घटते दर से विकास जो है, और उन्होंने किस तरीके से बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था जो नदियाँ की अवस्था थी उसे अलग अलग नामों से इन्होंने व्याख्या किया है। अगर हम बात करें तो जड़ावस्था को उन्होंने अवस्थी जिंडे एटिबिकुलम के नाम से कहा। तो आज हमने जर्मन भूगोलवेत्ता जो था, जर्मन भूगोलवेत्ता अल्बर्ट पेंक के बारे में पढ़ा, इनके मॉडल के बारे में पढ़ा, जिन्हें भूगोलवेत्ता का सबसे गलत भूगोलवेत्ता माना गया है, क्योंकि इनकी जो भाषाएं थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन है, बहुत ही ध्रुव भाषा में इन्होंने अपने मॉडल को व्यक्त किया है। शायद यही कारण रहा होगा। तो इस प्रकार आज हमने पेंक के अपर्दन चक्र को पढ़ा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और भू आकृति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।